8. अर्श, कमिंग फ्रॉम उत्तराखंड, एक चीज शायद मैंने रियलाइज करी कि इंडिया में या शायद दुनिया में जी जो हिल स्टेशन वगैरह होते हैं ना, वो आम तौर पे आप किसी भी हिल स्टेशन में जाएंगे आपको कई तरीके की हॉन्टेड कहानियां आप पे आसपास मिल जाएंगी। बिल्कुल, मतलब नो डाउट मिलती अभी है। वो इनफैक्ट अगर वो हिल स्टेशन लोनावला जितना छोटा भी हो उसके बावजूद मतलब आपको बॉम्बे और पुणे में इतनी हॉन्टेड स्टोरीज मिलेंगे नहीं जितनी आपको लोनावला में एक जो ग्रेवयार्ड है जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स हैं, हम लोग शायद उसकी बात भी करी हुई। इवन इन खड़कवासला जो पुणे में है वहां पर भी बहुत सारे खड़कवासला जी। तो मैं नैनीताल की अगर आप बात ले लेंगे, नैनीताल या मसूरी की फॉर एग्जाम्पल, तो मसूरी में भी जो है हॉन्टेड साइट्स की, हॉन्टेड साइटिंग्स की कोई कमी नहीं है। हम लोग शायद इसके बारे में अभी तक कई बार बात कर चुके हैं। बात कर चुके नहीं, ऐसा कोई डेडिकेटेड एपिसोड किया नहीं है। हाँ, शायद डेडिकेटेड नहीं किया कभी हम लोगों ने। श्योर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक डेडिकेटेड एपिसोड हम लोग उत्तराखंड के और पहाड़ी हिल स्टेशंस के घोस्ट के ऊपर लेके आए जी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पहाड़ों में छल होता है, एक तरीके से छलावा होता है, बड़ा ही पॉपुलर है जी। और इसी तरीके से मुझे लगता है बड़ा अंडररेटेड एक जगह है जो बाकी चीजों की वजह से तो काफी सुर्खियों में रहती है, लेकिन वहां का जो हॉन्टेड बैकग्राउंड है, जो वहां की हॉन्टेड कहानियां, जो फोकलोर्स हैं, वो शायद हमारे तक इतना पहुंच नहीं पाते हैं। और वो जगह है कश्मीर, नो डाउट, मतलब धरती का स्वर्ग, जन्नत कहीं है तो कश्मीर है। और अगर वहां जन्नत है तो साथ में साथ वहां पे जन्नत और दोजख दोनों है, स्वर्ग और नर्क कहीं ना कहीं कश्मीर में दोनों है। एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहने का मतलब शायद आप ये है कि हर जगह ऐसा होता है। वैसा ही मतलब कुछ साल पहले तो, अभी तो चलो थैंकफुली हालात सुधर रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक का 90s में जो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस वगैरह हुआ था, अगर उस दौर के हम लोग याद करें तो काफी खून खराबा जो है कश्मीर ने देखा है, राइट फ्रॉम लाइक वेरी बिगिनिंग 1948 से। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है कि जहां है, जिस जगह ने इतना खून खराबा देखा है, तो वहां पे हॉन्टेड साइटिंग्स ना हो, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई एम प्रीटी श्योर वहां पे काफी ऐसी हॉन्टेड हरकतें हैं जो कश्मीर में जगह जगह में होती होंगी। बिल्कुल, कई लोगों को सुनने को भी मिलती होंगी इस तरह की वारदातें वहां पे। एग्जैक्टली। और तो लोग ऐसा बताते हैं अर्श की जो कश्मीर में जो डल लेक है, डल झील, वो डल झील मशहूर है एक फ्लोटिंग घोस्ट के लिए, तैरता हुआ घोस्ट एक तरीके का जी। तैरता भी नहीं, शायद उड़ता हुआ, हाँ, ग्लाइड करता हुआ एक तरीके से ग्लाइड करता हुआ एक घोस्ट। इसकी कहानी अक्सर जो है कश्मीरी बताते हैं डल लेक के ऊपर, और कहानी कुछ ऐसी जाती है कि ये कोई महिला थी जो कि विधवा थी और उसके 2-3 बच्चे वगैरह थे और काफी उसको सोशल टेंशन वगैरह बहुत थे, प्रेशर बहुत था, तो घर से मजबूरन जो है भाग करके आती है और डल लेक में कूद करके अपनी जान दे देती है। ये काफी समय पहले की बात है। और जो लड़की होती है वो काफी धार्मिक किस्म की होती है, तो उसकी आत्मा बड़ी प्योर होती है, ऐसा लोग बोलते हैं। और उस दिन के बाद से उसका घोस्ट कहने या आई डोंट नो क्या है, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा एक फ्लोटिंग ऑर्ब करके होता है, ऑर्ब के बारे में उन्होंने शायद बात करी थी। सॉर्ट ऑफ एक लाइट ऑर्ब टाइप का है, वो एक लाइट का ऑरा जैसा है जो कि झील के ऊपर लाइक उड़ता हुआ तैरता हुआ दिखाई देता है, ग्लाइड करता हुआ। और अक्सर वो जो है, जो आसपास के जो टूरिस्ट होते हैं, अक्सर उन्हें कई बार इनवाइट भी कर रहा होता है, अपनी तरफ बुला रहा होता है। तो ये भी एक कहानी बड़ी मशहूर है डल लेक के बारे में जी। इसी तरीके से शायद एक कहानी और है वहां पे, अर्श कहते हैं कि वहां पे शंकराचार्य टेम्पल है। तो जिस दौर में आई थिंक सिल्क रूट वगैरह हुआ करता था कश्मीर में, तो पहली बार जब इन्वेडर्स ने सिल्क रूट के रास्ते से कश्मीर पर अटैक किया, तो उस जो पंडित के जो आचार्य थे, उनकी पत्नी ने उस मंदिर को बचाते बचाते अपनी प्राण दे दिए। और आज तक लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा कहीं ना कहीं शंकराचार्य मंदिर को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। और वो कश्मीरी में, उनकी भाषा में जो अक्सर लोगों की आवाजें आती हैं कि वो इन्वेडर आ गए हैं, भागो बचाओ, कुछ इस तरह की आवाज, और अपने देव को बचाना है, इस किस्म की आवाज है। आई मीन ये जो इस किस्म की फोकलोर्स है, ये थोड़ा दर्शाता है कि कश्मीर का इतिहास कितना रक्त रंजित रहा है। बहुत अर्श ये जो साइटिंग्स वाली कहानी, आई एम प्रीटी श्योर आपने भी कई बार इस तरह की चीज सुनी होंगी, लेक के आसपास हॉन्टेड साइटिंग्स की। तो ये जो एक लाइट ऑफ वाला जो एक किस्सा था अर्श, डल लेक वाला, क्या आपने ऐसा कोई और किसी और एंटिटी के बारे में कभी जिक्र किया है या सुना है जो लेक के एक तरीके की लेक की प्रोटेक्टर हो, डिफेंडर हो? हाँ, मतलब मैं डल लेक की बात बताना चाहूंगा राहुल, जो कि आज से कुछ समय पहले एक बहुत अच्छे कह सकते हैं कि रिसर्चर थे, अभी भी हैं वो इनफैक्ट, और बाय द वे वो डायरेक्टर भी हैं। तो उन्होंने ना एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री टाइप का बनाया था डल लेक के ऊपर।
कि व्हाट इज डल लेक। अच्छा, वो हॉरर डॉक्यूमेंट्री था पूरा का पूरा। तो उसमें जब रिसर्च चल रही थी, मतलब मैं उनके साथ एसोसिएट था लेकिन मैं गया नहीं था वहां पे जी। उन्होंने बताया कि जब डल लेक के बारे में वहां के अपने जो लोकल लोग होते हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर आत्मा तो है लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती अनटिल अनलेस तुम उसको अनदेखा कर दो, ऐसा करके। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट था उसके अंदर। ओके। मैंने कहा अनदेखा कर दो मतलब कैसा? मैंने उनसे पूरी रिसर्च, पूरा उनका जो पेपर पे लिखा हुआ था मैंने पूरा पढ़ा उसको। उसमें लिखा हुआ था कि वहां के लोकलाइट से पूछा गया कि कैसा होता है, मतलब यदि कोई नदी क्रॉस कर रहा होता है एक टाइम पे, तो वो कहते हैं कि देखिए शाम के 5 बजे के बाद या 5:30 बजे के बाद कोई नदी क्रॉस करता नहीं है। बेसिकली मोस्टली लोग नहीं करते हैं। हाँ, मतलब अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट हो गया तो वो लोग नदी क्रॉस करेंगे, पर स्टिल अपने साथ बहुत सारी प्रोटेक्शन लेके करेंगे। अब प्रोटेक्शन में वो बोलते हैं कि डल लेक जैसे ही क्रॉस करोगे उसके अपोजिट साइड में वहां पर एक कह सकते हैं कि मौलवी बैठते हैं, थोड़े से बहुत ज्यादा दीन में लगे रहते हैं, तो वो सबको तावीज बना के दे देते हैं, उनका ये कहना था। और वो जो तावीज होती है वो डल लेक से जब तुम क्रॉस करोगे कहीं कहीं पर, तब वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब था कि मतलब अगर वहां पर आत्मा है डल लेक में कोई जो परेशान कर रही है या जो दिख रही है लोगों को, तो उसका कोई तो मोटिव होगा पहला, और दूसरा यदि ये बाबा तावीज बना के दे रहे हैं तो इनके पास ये भी तरीका होगा कि आत्मा को रोका कैसे जा सकता है। अब पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये सब सवाल आने लगे। जब मैंने ये सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो जो बाबा हैं वो बाध्य हैं, मतलब वो कर ही नहीं सकते उस आत्मा को सही, क्योंकि वो जो डल लेक है वो उस आत्मा की जगह बन चुकी है एक तरीके से। ओके। अब देखिए राहुल, कई बार हम लोगों ने भूतों के बारे में अलग अलग तरीके की बात करी, या फिर हम लोगों ने एक घर के बारे में बात करा कि एक घर है, वहां पर किसी की मौत हो गई, अब वो वहीं पर है, उसकी आत्मा वहीं भटकती है, ऐसा करके। तो ये कॉन्सेप्ट सिमिलर टू पानी वाला कॉन्सेप्ट है। उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि वो बाबा ने बताया कि जब से वो औरत उसमें मरी हुई है तब से जितने भी लोग वहां पर मरते हैं, बेसिकली जैसे मान लीजिए कोई डल लेक में डूब के मर गया, या फिर किसी गलती से जो नाव की पतवार है वो टूट गई और वो इंसान जो है उसमें चला गया एक तरीके से, तो अभी तक कह रहे हैं कि काफी मौतें हो चुकी हैं उसमें, और जो भी इंसान उसमें डूब के मरा है अब डल लेक उसका घर है, ऐसा कहने का मतलब है। ओके। मतलब अब उसकी आत्मा जो है वो वहीं पे रहेगी। एक बड़ा सोचने वाला कॉन्सेप्ट है राहुल कि हमारे यहाँ क्या है, यदि कोई पानी में डूब के मरता है हम उसको पानी से निकाल लेते हैं और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इट फील्स लाइक कि अब उसका अंतिम संस्कार अच्छा हो गया और अब भूत तो नहीं बनेगा एक तरीके से, अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। यार शीनो, ये अंतिम संस्कार वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। हम लोग चलिए जलाते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो दफनाते हैं। अब सवाल एक्चुअली मेरा ये है आपसे कि अगर आपने कभी सुना हो कि अगर आप ना जलाएं ना दफनाएं, अगर किसी बॉडी की जल समाधि कर दें जी, अगर उसको किसी तालाब में किसी नदी में बहा दें, तो क्या ऐसे में मैं बस खाली इसका फर्क जानना चाह रहा था कि बेसिकली लाइक इससे क्या उस बॉडी के एंटिटी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं या उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है? टोटली डिपेंड्स अपॉन उसका जो उसकी जो डेस्टिनी है। मेरा ऐसा मानना है, मैं एग्जैक्ट अंदर का तो प्रोसेस नहीं जानता राहुल, लेकिन जलाना, गाड़ देना या फिर उसको बहा देना, ये मेरे हिसाब से, अगेन सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, मैं किसी की भावनाओं को नहीं ठेस पहुंचाना चाहता, पर ये मेरे हिसाब से एक संतुष्टि देने के कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं जहां तक मुझे लगता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम हिंदू हैं और हमें ये प्रॉपर सिखाया गया है कि अग्नि तत्व को जो है अगर हम लोग समर्पित कर देते हैं तो ये समझ लो कि वो एक इस डायमेंशन से आजाद हो गया, राइट जी। हमारे जो पंच तत्व हैं, हमारे जो डायमेंशंस हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश जी, तो कहने का मतलब ये है कि ये पांचों तत्व जो हैं हमें इस डायमेंशन से मुक्त कराने के लिए कारगर होते हैं। इसीलिए जब मुस्लिम धर्म के हिसाब से जब गाड़ा जाता है एक तरीके से, या फिर ईसाइयों में भी वो लोग दफन कर देते हैं, तो शायद इसलिए होता है कि वो मिट्टी में गाड़ रहे हैं। एक मिट्टी के जो तत्व है उनका एक ये भी मानना है कि भाई सड़े ना, या फिर जो है उसकी बदबू ना फैले और कीड़े वगैरह खा के धीरे धीरे गल जाए, वो मिट्टी में ही मिल जाए, मतलब मिट्टी से आए मिट्टी में मिल जाएंगे, वैसा वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब आते हैं पानी पे बहाने वाले कॉन्सेप्ट पे, तो मेरे हिसाब से वो भी सही है, मतलब ऐसा कुछ बुरा नहीं है उसमें। हाँ, अनटिल अनलेस तुम्हारी जो लाश है, तुम्हारी जो बॉडी है, वो किसी तांत्रिक के पल्ले ना पड़ जाए। इसमें अर्शिनो इसमें थोड़ा सा कैच है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने सुना है यहीं पे कि अगर आप लाश को बहाते हैं
किसी तालाब में तो दिक्कत है, लेकिन अगर आप बहाते हैं नदी में, आई थिंक ये चीज बोली गई है, अगर बहता हुआ पानी है उसमें अगर आप डालते हैं तो एक बार आपको इसको एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन आपको एक तालाब में डालना इज नॉट अलाउड। ठहरे हुए पानी में एक्चुअली मैं बताऊं कि हमारे क्या होता है उत्तराखंड में, नदियां मतलब एकदम एक्सट्रीम पहाड़ों में है नहीं, वहां पे पोखर टाइप के ज्यादा है। तो कई बार जब मैं छोटा था, अस्थि विसर्जन के लिए जब लोग जाते थे, मैं मुझे ऐसा ख्याल आता था यार कि बगल में तालाब है, वहां जाके क्यों नहीं बहा देते हैं। तो हमारे ये बोला जाता था कि भाई तालाब जो ठहरा हुआ पानी होता है, अगर आप उसमें बहाएंगे तो यहाँ पे आत्मा अटक जाती है, एक डायमेंशन में अटक जाती है। अगर आप बहते हुए पानी में डालते हैं तो वो एक डायनामिक है तो मूव करती है। पता नहीं, मुझे उस टाइम पे तो एक बड़ा ही एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट लगा, अगर ऐसा हो भी सकता है शायद से। जी, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। अगेन वही, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जब हम रात को उठते हैं तो लेट्स सपोज हम वॉशरूम गए और वहां पर बाल्टी में पानी रखा हुआ है एकदम स्थिर, तो उसको जबरदस्ती छेड़ो नहीं, ऐसा करके उसमें जबरदस्ती हाथ मत फेरो, तुम नल से चालू करके पी लो, क्योंकि वो बहता हुआ पानी आएगा एक तरीके से। वही कुल मिला के लॉजिक है। शायद ये होता होगा, मुझे इतना ज्यादा बहुत अब इस रिचुअल के बारे में तो नहीं कह सकते कि बहते हुए पानी में ही क्यों मतलब विसर्जित करते हैं। कहीं पर पानी तो हमेशा बहेगा। कश्मीर में ये चीज होती है, अक्सर लोग जो है कई बार लाशों को इसमें डाल देते हैं, झील में डाल देते हैं। बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है वहां पे। हाँ, तो शायद ये वन ऑफ द रीजन होगा जो उन्होंने बाबा ने उस थीसिस में लिखवाया होगा कि यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं, जितने भी लोग डूबे, क्योंकि वहां पर ना लाश मिल तो जाती है पर बड़ी अजीब हालत में मिलती है। राहुल, आपने कभी अगर आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे तो आपको बहुत सारे वीडियोस में मिलेगा, वो लाश भी मिलती है तो बड़े एकदम पूरा ऐसा मान लीजिए कि सड़ जाती है लाश पूरी तरीके से, या हो सकता है देर से मिल रही हो इस वजह से सड़ गई हो या फूल गई हो लाश, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वो बाबा का ये कहना था, जो ताबीज बनाते थे, वो उनका ये कहना था कि जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे और अगर वो डूब जाते हैं एक तरीके से, तो ये डल लेक ही उनका घर हो जाता है। अब मैंने इस बात को और जानने के लिए जो डायरेक्टर थे मैंने उनसे पूछा जी, तो उन्होंने कहा कि जब हम ये कहते हैं कि ये चीज किसी का घर हो जाती है, इसका मतलब कि यदि कोई भी इंसान उस डल लेक के आसपास से गुजरेगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां पर वो डूबा है, जिस एग्जैक्ट पॉइंट पर वो डूबा है वहां पर उस इंसान को अलग फील होगा। ऐसा कई लोगों ने रिपोर्ट किया है वहां पे कि मुझे लोगों को अलग फील होता है वहां पे। हाँ, लोगों ने रिपोर्ट किया है, ये बहुत सारे आर्टिकल्स में भी आया है कि लोग जो क्रॉस करते हैं उस डल लेक को दिन के टाइम, उनको थोड़ा सा डिप्रेसिंग टाइप का फील होता है। अब उसी जगह पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ नहीं फील होता है, जो वहीं के हैं, लोकलाइट्स हैं। ये चीज तो शायद किसी के साथ भी है, मतलब किसी के साथ भी है, पर कहने का मतलब ये वो उस ट्रॉमा से अवगत हैं, वो उनको पता है कि वहां पर किस तरह का ट्रॉमा हुआ है। शायद इस वजह से वो अननोटिस कर देते हैं, उस चीज को नोटिस ही नहीं करते हैं। पॉसिबली लेकिन वहां पर ऐसा कहते हैं, उस थीसिस में एक चीज और थी कि जो नाव चलाने वाले 2-3 थे, एक मलिक करके कोई बंदा था, 2-3 मतलब उन्होंने नाम दिए हुए थे, उन लोगों ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि जब वो लोग नाव चलाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कोई जो पतवार है वो पकड़ के नीचे खींच रहा है जानबूझ के, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। और ये भरी दिन में होता है, एकदम मतलब एकदम दिन होता है, धूप सर पे होती है, कैसा भी मौसम हो, उस जगह पर ऑन द स्पॉट उनको ऐसा लगता है कि कोई खींच रहा है। और यदि वो ध्यान दे देते हैं तो उनका ध्यान पूरी तरीके से पानी में चला जाता है। मतलब ऐसा 2-3 लोगों ने रिपोर्ट किया कि वो लोग नाव चला रहे थे, बात चल रही थी, जो वहां पे पैसेंजर वगैरह बैठे थे, तो अचानक से मलिक जी को उनको क्या लगता है कि उनका जो पतवार है वो किसी ने पकड़ लिया है। और वो पानी में जैसे ही देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, वो उधर ही देखते रहते हैं, एक ही साइड। इट्स लाइक अ सम्मोहन काइंड ऑफ थिंग, कि वो उधर से उनका दिमाग हटता ही नहीं है। और फिर वो जो यात्री बैठे होते हैं वो कहते हैं भैया चलाइए, नहीं गिर जाएंगे, ऐसा करके। तो वो वापस से आते हैं, कहते हैं कि मतलब बड़ा अजीब सा हो गया। फिर वापस आके वो बाबा से ताबीज बनवाते हैं। मतलब अच्छा, वो ताबीज बनाने का भी सीन ये है कि हर 3 दिन में ताबीज बदलनी है। अब वहां कितने लोग ऐसा करते हैं, कितने नहीं करते, ये नहीं पता, पर वो जो बाबा है वो काफी मतलब जाने माने हैं ऐसा करके। तो जो जाता है वो उनकी जो दरगाह बनी है, उनकी जो मजार हो गया, जो भी होगा, उसमें जरूर जाता है। मैं कभी नहीं गया डल लेक, पर ये जो किस्सा सुना था मैंने कि जो नाव वाले थे उन्होंने बताया कि जब लोग नाव चलाते हैं और किसी जगह से गुजरते हैं तो उनको लगता है कि हवा में एक औरत एकदम लटकी हुई है,
जैसे फांसी पे कोई लटक जाता है। राइट राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके गले में कुछ तार वार बंधा हुआ है या कुछ ऐसा, वो देखता है कि ऐसी सस्पेंडेड है वो, हाँ, लटक रहा है, झूल रही बीच है। बीच हवा में एकदम झूल रही है। जी, उसके जी, जी। हाथ पैर एकदम ढीले हैं और चेहरा एकदम नीचे की ओर देख रहा है। एंड आप इमेजिन करो कि वो नाव चला रहा है और ऊपर देख रहा है ये कंटिन्यू, और ठीक उसी के नीचे से निकल रहा है वो, ऐसे करते करते। ये नाव आई थिंक वहाँ शिकारा बोलते हैं ना नाव को। एक आपने फ्लोटिंग घोस्ट टाउन के बारे में सुना है जो शिकाराओं का बोलते हैं वहाँ पे? नहीं, क्या था वो? बेसिकली डल लेक में क्या है कि जो शिकारे होते हैं, जो बेसिकली एक तरीके का हाउस बोट होता है, उसमें आप रह भी सकते हो, उसमें सारे प्रोविजंस वगैरह होते हैं नाव के अंदर ही। तो ये लोग क्या करते हैं कि कश्मीर में वो बहुत सारे अगर आप डल लेक में जाएंगे बहुत सारे शिकारे होते हैं लाइन से जी। उसी में वो एक तरीके का मोहल्ला बन जाता है, फ्लोटिंग मोहल्ला। उसी में सब्जियां बिक रही हैं, उसी में छोटा मोटा मार्केट अच्छा, भी है। हाँ, वो कॉन्सेप्ट मैंने देखा है, मुझे पता नहीं था उसको क्या बोलते हैं। उसको शिकारा बोलते हैं और वो पूरा एक फ्लोटिंग एक तरीके का वो टाउन है, फ्लोटिंग टाउन है। तो वो सारे जो शिकार हैं इकट्ठे बहते रहते हैं। और सर्दियों में क्या होता है, ये लोग आमतौर पे ना ये सारे शिकारे छोड़ के चले जाते हैं। तो सर्दियों में ये जितने भी शिकारे होते हैं ये वैसे ही फ्लोट कर रहे होते हैं खाली। तो ऐसा लगता है कि एक पूरा फ्लोटिंग घोस्ट टाउन है जो कि डल लेक के ऊपर है। और कई लोगों ने ऐसा रिपोर्ट किया है रात के टाइम में, अक्सर कोई रातों में कहता हूं आप किसी फुल मून नाइट वगैरह में जाएंगे तो शिकारों पे लोगों की चहलकदमी दिखाई देती है ये घोस्ट टाउन के अंदर। कई बार ऐसा लोगों ने रिपोर्ट किया है कि शिकारों पे किसी ने देखा लाइट चल रही है, कहीं पे फैमिली है जो कि डांस वांस कर रही है। तो ये इस तरीके से देखा जाए तो कश्मीर जो है अपने आप में बड़ा मिस्टीरियस है, बहुत मिस्टीरियस है। और राहुल, और जैसे आपने भी बताया ना कि घोस्ट टाउन इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, जिन नाविकों की बात मैं आपको बता रहा था राहुल जी, उन लोगों ने ऐसा भी रिपोर्ट किया है कि जब वो लोग नाव चला रहे थे, जब जैसे मान लो पैसेंजर्स को उन्होंने छोड़ दिया एक तरफ, और उसके बाद जब वो लोग उधर से वापसी आ रहे थे ना राहुल, तो उनको ऐसा क्या लगता है कि उन्हीं के जैसे सेम शक्ल वाला एक बंदा उनकी तरफ से आ रहा है, अपोजिट साइड से आ रहा है। ओके। मतलब उनको वो लोग खुद दिखते थे ऐसा करके। यदि मैं नाव चला के वापस जा रहा हूं तो मुझको मेरी ही शक्ल का कोई इंसान नाव चलाता हुआ दूसरी साइड दिखेगा और अपोजिट साइड आते हुए दिखेगा एक तरीके से। ओके। तो ऐसा उन्होंने रिपोर्ट किया, मतलब उनके ही डॉपलगैंगर उनको दिख रहे हैं और प्रॉपर पानी में प्रॉपर जा रहे हैं। एक अजीब सी चीज ये है कि जब तक वो उनकी जब उधर से नाव से आ रहे हैं वो लोग तो दोनों एक दूसरे की आंखों में आके मिला तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये जो रियल वाला बंदा है ये आगे जाता है और पीछे मुड़ के देखता है, नाव और नाव चलाने वाला दोनों ही गायब है जी। तो इनको कई बार ऐसा भी मतलब हेलुसिनेट हुआ है कि सामने इनकी आत्मा है, इनकी आंखों में आंखें डालकर देख रही है, कुछ कहना चाहती है, और उसके बाद पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो वो आत्मा गायब है पूरी तरीके से। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है राहुल कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि डल लेक के अंदर जितनी भी लेट सपोज जो भी मौतें हुई होंगी उनका रहस्य क्या होता होगा, क्योंकि आज तक अब वो लेडी अगर वहां पर डूब के मरी है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो लेडी गार्ड करती है, जैसा आपने बताया कि वहां पर आज भी लोग मानते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वही लेडी जो है पानी में खींच लेती है किसी को आउट ऑफ नोवेयर। एक इंसान बच गया था उसमें से जो पैसेंजर्स था, उसने बताया कि जब वो पानी के अंदर गया तो उसको एक लेडी फिगर है जो पूरी ब्लैक साड़ी पहन रखी है जिसने, उसके कान में एक बड़ा सा कुंडल है, मतलब कुंडल एज इन पता नहीं कुछ तो ऐसा पहना, वो कोई पहाड़ी लेडी है बाय द वे, ठीक है। ओके। तो उसने ऐसा विजुअल दिया, शायद इसको ये हेलुसिनेट हुआ, पर वो पानी के अंदर जो उसको विजुअल हुआ, उसने बोला कि उसका हाथ फंस गया था ऊपर नाव पे कहीं पे, रस्सी पे या कहीं पे, और उसकी बॉडी नीचे गई। जैसे ही उसकी बॉडी नीचे गई तो उसने देखा कि वो जो एक लेडी है जिसके कानों में कुंडल है बड़ा सा, वो पानी में तैर रही है और उसके सर के जो बाल हैं वो पकड़ के उसको नीचे ले जा रही है। तो उसने जितना विजुअलाइज किया उस लेडी को वो यही था कि वो ब्लैक साड़ी में पहनी थी, कोई ओल्ड टाइप की लेडी थी, और उसके कानों में एक बड़ा सा कुंडल था, एक ही कान में। ऐसा उसने बताया बाहर निकल के कि डल लेक के अंदर जब वो जैसे ही कुछ देर के लिए गया था उसको ये विजुअल प्राप्त हुए थे। तो राहुल, क्या मानना है आपका कि क्या वो लेडी आज भी उस जल में कहीं ना कहीं विचरण करती है, लोगों को खींचती होगी एक तरीके से? मैं वही आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि ऐसा तो मैंने भी सुना है कि वो खींचती है, ये शायद मुझे नहीं बताता, लेकिन ना बुलाती जरूर है। इसके बारे में मैंने थोड़ा शायद सुना हुआ है। एक इसी तरीके से कश्मीर में एक और जगह है जिसको चपनारी बोलते हैं, ये डोडा गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है चपनारी जी। और वहां पे ऐसा बोला जाता है कि आई थिंक 1998 की बात है, वहां पे एक बारात आ रही थी कश्मीरी हिंदुओं की,
और उस बारात को आतंकवादियों ने घेर करके एक नरसंहार किया वहां पे, जिसमें तकरीबन 26-27 लोगों की जान गई। और उस बारात में जो उसकी दुल्हन थी, दुल्हन वहां से गायब हो गई। आई मीन अच्छा, बाकी सारे लोग मर गए, बाकी सारे लोग बच के, दुल्हन वहां पे पता नहीं लगी। और आज अब ऐसा लोग बोलते हैं कि अभी भी अगर आप चपनारी में उस एरिया के आसपास जाएंगे तो रात के टाइम पे बड़ी सजी सवरी सी दुल्हन, अब ये फोकलोर है वहां का, लोगों ने बातों बातों में बना दिया है, लेकिन कुछ ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि वहां पे एक दुल्हन है जो शायद वहां पे राह किनारे जो है कभी कभार लोगों को दिख जाती है। और वो इस तरीके से पूछा भी करती लोगों से कि मेरी क्या गलती थी, या मेरी क्या गलती, अपने कश्मीरी में क्यों मारा, मेरी क्या गलती, वगैरह वगैरह इस तरीके से। ये भी बड़ा फेमस सा इंसिडेंट है वहां पे, और वो भी इस तरीके अजीबोगरीब गरीब तरीके से लोगों को बुलाया करती है अपने पास। तो आई मीन इस तरीके से जो सारी चीजें है ना, आई मीन इतनी सारी कहानियां है कश्मीर के अंदर, इतना खून खराबा है कश्मीर के अंदर, जो शायद आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि एक जो जन्नत का एक टेम्पलेट लगा हुआ है कश्मीर के ऊपर, अगर उस टेम्पलेट के अंदर लोग झांक के देखेंगे तो शायद काफी खौफनाक हमें कहानियां और मंजर दिखाई देंगे जरूर वहां पे। बिल्कुल राहुल, जैसे आप बता रहे हैं कि कश्मीर में बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था एक टाइम पे, एंड इवन जो इतना बड़ा वहां पर सिनेरियो हुआ था, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी आत्माएं आज भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस में होंगी, कहीं ना कहीं अपनी बातें कहने के लिए एक तत्पर होंगी कि उन्हें बताना है कि उनके साथ एक्चुअली क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अनहर्ड रह गई हैं कश्मीर के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। अभी आप पिक्चर देखेंगे, अभी आप बहुत सारी अलग अलग मूवीज आई हैं कश्मीर के ऊपर भी, जिसमें बताया गया है कि वहां पे क्या क्या हुआ था। और शायद सालों बाद मुझे लगता है एक ऐसा एक तरीके का, मुझे लगता है ना, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर एक कलंक मैं कह सकते हैं उसके ऊपर है। मेरा ऐसा मानना वो तो है कि आपको 30 साल लग गए कहानी को बताने में। जी, अब हो सकता है कि शायद सोर्सेज इकट्ठा करने में इतना टाइम लग गया, इतने ज्यादा सोर्सेज यार, आप छोटी मोटी हमारे मतलब इवेंट्स में, कोई भी इवेंट जिसमें लोगों की जान जाती छोटा नहीं होता, लेकिन आप कुछ इवेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर 6-7 फिल्में बनी हुई हैं और सेम कहानी है, वो भी अधूरी है, उसमें भी लोग आप कहानी पूरी नहीं बताते। और ये इतना बड़ा कांड हुआ, आज तक लोग झेल रहे हो चक्कर में, अभी भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। कश्मीर के ऊपर कितनी फिल्में बनी है, हैदर बनी, फिजा बनी, मिशन कश्मीर बनी, लेकिन आज तक आपने जो ये कहानी कहीं नहीं बताई याद करके, बाकी सारी कहानी आपने बताई। तो मुझे ऐसा लगता है ना, ये एक क्या बोला जाए, इम्बैलेंस, एक पार्शियल किस्म का ट्रीटमेंट है जो बॉलीवुड ने कश्मीर के साथ, कश्मीरी लोगों के साथ किया है, जो अपने आप में बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इवन कश्मीर के जो, मुझे ऐसा लगता है, जो घोसलोर्स हैं अलग अलग, वो भी बहुत कम आए हैं हमारे सामने। अगर आप ऐसे सर्च भी करेंगे तो बहुत कम आपको मिलेंगे। कश्मीर में एक मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है गुरेज वैली करके। तो वहां पे क्या होता है कि लोग जाते हैं, अपना दिन के टाइम में घूम के चले आते हैं, लेकिन उन्हीं वैली में, उन्हीं जंगलों में एक पेड़ है राहुल, मतलब पूरे जंगल का एक पेड़ ऐसा करके जो हॉन्टेड है, जो किसी तरीके से श्रापित है, ऐसा लोग मानते हैं। तो अच्छा, एक और बड़ी अजीब सी चीज है कि फुल मून के दिन मतलब वो जो कर्स है वो एक्टिवेट होता है, उनका ऐसा मानना है। तो बहुत सारे लोग जो गुरेज वैली में गए थे घूमने के लिए, उनका मतलब एक रिपोर्ट ऐसी आई थी कि उनका जो पूरा परिवार है वो कभी लौटा ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसा क्या है गुरेज वैली में? अब कहते हैं कि वहां पर एक पेड़ है जो श्रापित है, बहुत अजीब सा पेड़ है। अच्छा, वो पेड़ का जब आप इमेज देखेंगे तो भी आपको लगेगा कोई 9-10 सींगों वाला कोई जो राक्षस है वो आपके सामने खड़ा हुआ है एक तरीके से। वो पेड़ का इमेज ही कुछ ऐसा है, गूगल कोई भी कर सकता है, हॉन्टेड ट्री ऑफ गुरेज वैली ऐसा करके। तो जब आप देखेंगे उस पेड़ को तो बड़ा अजीब है, और ऐसा कहते हैं कि वो पेड़ तुमको तब तक कर्स नहीं करेगा, तब तक तुमको पोजेस नहीं करेगा, जब तक तुम उसको छुओगे नहीं। ये सबसे अजीब सी चीज है। तुम उसके पास से निकल जाओ कोई बात नहीं। शायद वो जो फैमिली रही होगी उसने इस पेड़ को छू लिया होगा। एक और अजीब सी चीज है, कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने पेड़ को छुआ है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी क्लेम करते हैं, दिन में छुआ है बाय द वे, शाम को नहीं, कि उनकी लाइफ आज भी सफर कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं लाइफ। मतलब पैसे की कमी हो जाना, कोई एकदम बहुत रिच टाइप का, कोई बिलियनियर टाइप का बंदा था, उसने उस पेड़ को छुआ होगा दिन के समय, कुछ अपना तस्वीरें वगैरह ली होंगी जी। अब छूने के बाद जो तस्वीर आई है, तस्वीर उसने अपने कमरे में लगाई या कुछ भी किया होगा, उस बिलियनियर का ये कहना था कि उसे महीनों, मतलब 3-4 महीने नहीं लगे, वो एकदम रोड पे आ गया, बैंकरप्ट हो गया पूरी तरीके से। उसको खुद को नहीं पता चला कि ये सब हो क्यों रहा है। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास थी, उसकी फोटोज, उस पेड़ की फोटोज अभी भी थी उसके पास। तो उसका ये पर्सनली मानना है उस इंसान का कि
इस पेड़ की वजह से ही सब कुछ हुआ है और उसने उन फोटोज को जमीन में गाड़ दिया है। वो इतना ज्यादा खौफ में आ गया था केवल फोटो के डर से। मतलब आप सोच सकते हो राहुल, एक कर्ज जो लाइफ टाइम तक चले तुम्हारे साथ। सिर्फ वही नहीं जी, और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस पेड़ को छुआ है दिन के समय में। फुल मून नाइट के समय में तो बहुत कम लोगों ने छुआ है उस पेड़ को, लेकिन दिन के समय में भी छुआ है और वो भी अजीब तरीके से सफर करते हैं। पेड़ को छूने से भी कुछ होता है। ना इतने सारे पेड़ हैं जो तकरीबन लोग कहते हैं कि हॉन्टेड हैं या जो भी है, गांव के बाहर भी, तो लोग अवॉइड करते हैं जरूर उसके नीचे से गुजरने में, लेकिन ऐसा पेड़ को छू लेने से कुछ हो जाए, ये अपने आप में बड़ा आई डोंट नो नया लग रहा है सुनने में। मुझे भी बिल्कुल नया लग रहा है कि पेड़ को छू लिया और पूरी जिंदगी कर्स्ड हो गए, और पूरी जिंदगी आप कर्स भी हो गए उस चक्कर में। या तो 2-3 अलग अलग साधनाएं, खैर मैं साधनाओं पे तो नहीं जाऊंगा राहुल, लेकिन अब पेड़ को जागरूक करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, मेरा ये मानना है। यदि पेड़ तो जागरूक ऑलरेडी है, राइट? नहीं, वैसा जागरूक नहीं। अगर वो कर्स्ड पेड़ माना जा रहा है तो मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, वो लाइफ टाइम तक कर्स कर सकता है छूने से, लेकिन तब कर सकता है जब कोई तांत्रिक या कोई पंडित या जो भी वहां पर जो भी होते होंगे, वो उस पेड़ की रोज रात को पूजा करते होंगे, उसको कुछ अर्पित करते होंगे समाओ, तो ही वहां पर एंटिटी का ठिकाना बन सकता है। मेरा ऐसा मानना है, मतलब मेरा क्या लॉजिक का तकाजा ये है कि अगर कोई पेड़ मान लो कर्ज है एक तरीके से जी, तो आपको पहला ख्याल तो ये आएगा ना कि ये पेड़ कहीं सूख नहीं जाएगा अगर कर्ज है तो। नहीं, वो पेड़ सूखा ही हुआ है एक्चुअली, वो जो गुरेज वैली है बेसिकली वो ऑलरेडी, हाँ, केवल एक ऐसे सूखा हुआ पेड़ है, बट उसकी जो कह सकते हैं डायनामिक्स है, आकृतियां हैं, वो बड़ी गजब की हैं, इसलिए उसको मतलब लोग देखते हैं, लोग दूर से देखते हैं ऐसा करके। तो आज भी शायद ऐसा है कि उस गुरेज वैली के उस पेड़ पे मतलब ज्यादा लोग जाते नहीं है उसको छूने, इक्का दुक्का छू लिया होगा तो पता नहीं। अब ये एक वही अर्बन लेजेंड टाइप का बन गया वहां पे कि शायद उस पेड़ को छूने से इंसान कर्स्ड हो जाता है। कश्मीर के न जाने कितनी ही ऐसी चीजें हैं जो शायद सारे घोंसलों से भी ऊपर हैं एक तरीके से। लगता है अर्जुन, कश्मीर एक जमाने में कहते हैं कि सिल्क रूट का एक बहुत मेजर हिस्सा हुआ करता था, यहीं से जो है सारे ज्यादातर के अरबिक और सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स आए, कई थिंकर्स आए। इब्न बटूता जो एक बहुत फेमस ट्रैवलर थे, वो भी इंडिया में हिंदू कुश माउंटेन्स और कश्मीर होते हुए आए। तो ये एक तरीके का ना एक वो एक कस्ब था कल्चर्स का, जहां पे बहुत सारे कल्चर्स आए, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, मेल्ट हुए, और जहां इतने सारे कल्चर्स का एक एमालगमेशन होगा, मिक्सचर होगा, जाहिर सी बात मुझे ऐसा लगता है वहां पे कई तरह की कहानियां पनपेंगी, इंक्लूडिंग द स्टोरीज ऑफ द पैरानॉर्मल। अर्श, बातों बातों में मुझे ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा जो आपने अभी पेड़ों का जिक्र किया। जी, इनफैक्ट मुझे याद है हम लोग एक मुंजिया करके जो फिल्म देखने गए थे, तो उसमें एक सीन दिखाया हुआ था स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से कि मुंजा को एक पेड़ में बांध देते हैं, मतलब उसकी अस्थियों को पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं, पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। अर्श, मैंने ये मतलब गांव के इलाकों में ये अक्सर सब सुना है कि लोग पेड़ों के साथ काफी कुछ इस तरीके की हरकत किए रहते हैं। जी बिल्कुल। और इनफैक्ट एक फिल्म भी आई थी, अगर आपको याद हो, एक वास्तुशास्त्र करके एक फिल्म आई थी जिसमें आई थिंक वो रहती हैं सुष्मिता सेन होती हैं जी, और उनके घर के बाहर एक पेड़ होता है जिसमें जो लोग कहते हैं कि वो एक तरीके से पोजेस्ड है या कुछ तो भी है, और उस वजह से उनके घरों में काफी तकलीफ होती है। जी, तो आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने ये एग्जॉर्सिज्म या पैरानॉर्मल के करियर में आज तक कभी कोई ऐसा एक पैरानॉर्मल पेड़ इनकाउंटर किया है, तो आप क्या बोले? देखिए, कश्मीर की बात रही बहुत दूर, जो मैंने कश्मीर के हॉन्टेड पेड़ के बारे में आपको बताया, लेकिन आज भी मैं शहरों की बात नहीं करूंगा राहुल, आज भी गांव में कई सारी ऐसी प्रथाएं हैं पेड़ों को लेकर जो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं और जिनको यदि आप अपनी नॉर्मल आंखों से देखोगे तो आपको शायद बिलीव भी नहीं होगा।